तो दिल्ली में सरकार के गठन के साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। बीजेपी किसके हाथ में दिल्ली की कमान देने वाली है। सीएम की रेस में कई चेहरे हैं। रेस में सबसे आगे प्रवेश वर्मा बताए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा जाट चेहरा है, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। साथ ही परिवार और ससुराल पक्ष का राजनीति से इनका पुराना नाता है। इसमें रेखा गुप्ता का भी नाम शामिल है, जो कि महिला है और बनिया समाज से आती हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक आशीष सूद, जितेंद्र महाजन और राजकुमार भाटिया पुराने पंजाबी चेहरे हैं, तो पवन शर्मा और सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा है और संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए। सूत्रों के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता और मोहन सिंह बिष्ट का नाम स्पीकर के लिए रखा जा सकता है। राजधानी दिल्ली में सीएम पद की रेस में मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता का भी नाम है। इसके अलावा मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी इस रेस में शामिल है। तो प्रवेश वर्मा जाहिर तौर पर इस वक्त दिल्ली सीएम के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से मात दी है। चुनाव का नतीजा आए हुए 9 दिन बीत चुके हैं। अभी तक दिल्ली के सीएम चेहरे का ऐलान नहीं हो पाया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व सीएम फेस को फाइनल करेगा। 40 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना। दिल्ली की जनता ने सरकार बना दी है और दिल्ली की जनता को हम लोगों ने कोई सीएम फेस कह के चुनाव नहीं लड़ा। जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में उनकी बैठक होनी है। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें विपक्ष जिस तरह बयानबाजी कर रहा है उसको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और दिल्ली में भले ही अब तक सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी वादों पर अमल को लेकर हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का अभियान शुरू हो गया है। यमुना नदी में ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट से सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया है। इससे पहले एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को यमुना की सफाई का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए खास योजना की भी तैयारी की गई है, ताकि पूरी प्लानिंग के साथ यमुना को साफ करने की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। और अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोगों का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 53 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद भी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर ऐसी भीड़ है और ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो डरा देने वाली हैं। लोगों में होड़ मची है कि किसी भी तरह से ट्रेन में सवार हो जाएं। प्रयागराज, पटना, बिहार के मुजफ्फरपुर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल और इसके अलावा मध्य प्रदेश के कटनी का बुरा हाल है। और हादसे के बाद भी जैसे ना तो सिस्टम ने सबक लिया है और ना ही लोग सबक ले रहे हैं। जान पर खेलकर जाने की जिद नजर आ रही है। भगदड़ के बाद भी नई दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी भागम भाग की स्थिति देखने को मिल रही है। उधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अहम फैसला लिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक अगले 1 सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 60 स्टेशनों पर परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। उन इलाकों में जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है उन स्टेशन पर परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। जहां पर ट्रेन के आने तक लोग बैठते हैं उसे होल्डिंग एरिया कहा जाता है।
टाटा जम्मू तवी में चढ़ने वाले हैं, कृपया ध्यान देंगे। जैसा अनाउंसमेंट किया गया इंक्वायरी से, उस हिसाब से इंजन के बाद जनरल कोच है। ट्रेनों में खचाखच भीड़, हर कोच में बेहिसाब श्रद्धालु, हाई अलर्ट पर रेलवे। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु हर हालात का सामना करने को तैयार है। जिस स्टेशन पर तिल भर जगह नहीं, वहां से लोग ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। महाकुंभ में बहुत भारी भीड़ श्रद्धालुओं की भीड़ थी और लगभग शनिवार के सापेक्ष आज लगभग 20% एक्स्ट्रा भीड़ था। और ये भीड़ जो है सातों दिशाएं से आई थी, वो भदोही से और मिर्ज़ापुर से, बनारस से, इसी तरह से हमारे जौनपुर से और रीवा चित्रकूट से और ये प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर दोनों जगह से काफ़ी भीड़ थी। तो वो भीड़ जो है सुबह स्नान करके वापस जा रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आई ये तस्वीरें देखिए। महाकुंभ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़ है, लेकिन भगदड़ ना मचे, इसको लेकर प्रशासन की तैयारियां देखने लायक। सुरक्षा चेन बनाकर यात्रियों को प्लेटफॉर्म की तरफ रवाना किया गया। मध्य प्रदेश के कटनी स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन पर भारी हुजूम उमड़ा हुआ है। कटनी में महाकुंभ जाने वाली 3 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। कामायनी एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस सहित गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस को बीना मार्ग में से डाइवर्ट कर दिया गया है। कटनी में महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम जैसे हालात बन रहे हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच विवाद हो रहा है। और कटनी के मुडवारा रेलवे स्टेशन पर सारनाथ एक्सप्रेस के यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। सारनाथ एक्सप्रेस का रूट डाइवर्ट करने से यात्री नाराज हो गए। सतना में महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। भारी भीड़ की वजह से स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। नरसिंहपुर में कुंभ जाने के लिए ट्रेनों में यात्रियों के लिए जगह तक नहीं है, फिर भी लोग जान को जोखिम में डालकर जा रहे हैं। रीवा में भी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वालों के लिए भारी भीड़ दिखाई दी। और भिंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने मंच से अफसरों को धमकी दे डाली। मंच से भाषण देते हुए गोविंद सिंह ने कहा है, निर्दोषों के ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े तो मुझे बताना, छाती से ट्रैक्टर ट्रॉली खींचकर लाएंगे। और फिरौती लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने वालों, जितना रुपया लूटा है उतना तेरे पेट से बाहर निकाल लेंगे। इसके साथ ही गोविंद सिंह ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। बिना किसी कारण, बिना रेत के किसी के साधारण उठा के ट्रैक्टर वाहन बंद करता है तो आप हमें बताना, हम लोग आके इसकी छाती में से ट्रैक्टर खींच के लाएंगे। ये कानून को तोड़ने के लिए इसके नहीं छूट नहीं दी है प्रशासन ने या जनता ने नहीं दी है कि तुम चाहे इसके ट्रैक्टर बंद करो, पैसा लेके छोड़ो। कई 3-3 महीने से ट्रैक्टर रख लेता है, किसी की गाड़ी खड़ी कर लेता है और फिर फिरौती लेके छोड़ता है। फिरौती लेके 1000 ले आओ, 2000 ले आओ। अरे जितना भी तूने लूटा है तेरे पेट से निकाल लेंगे। पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा की रिमांड पूरा होने के बाद ईडी ने कोर्ट में पेश किया। काली कमाई से धन कुबेर बने सौरभ शर्मा और उसके 2 साथियों को भोपाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ईडी की विशेष अदालत ने तीनों को जेल भेज दिया है। माना जा रहा था कि ईडी सौरभ शर्मा और उसके साथियों से पूछताछ के लिए रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग करेगी, लेकिन ईडी ने कोर्ट से रिमांड नहीं मांगा।
सौरभ शर्मा और उसके साथी चेतन गौर और शरद जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद लोकायुक्त ने 1 सप्ताह तक उनसे पूछताछ की, जिसमें सौरभ शर्मा ने बड़े खुलासे किए हैं। और भोपाल में वेटिंग शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और खाली पदों पर काउंसलिंग कराने की मांग की। वेटिंग शिक्षकों का यह कहना था कि 1 साल से हमारी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अधिकार मांगते, अपना अधिकार मांगते। 1.5 साल से हमारी मांग है शिक्षक भर्ती 2023 में पद वृद्धि की। पद बढ़ाने की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 8,720 में से आधे पद भरे गए, 2900 पद को भरा गया। अब उसके बाद भी अभी गजट नोटिफिकेशन में 60,000 पद खाली हैं वर्ग 1 के, फिर भी सरकार भर्ती नहीं कर रही है। पूरे 8,720 पद ही भर्ती नहीं कर रही है। तो हमारा आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि शिक्षक जो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्कूल बच्चे शिक्षक मांग कर रहे हैं, हम लोग इस विद्यालय की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मांग पूरी की जाए। मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 5 अलग अलग शहरों में हादसे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। तो वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। नरसिंहपुर में ऑटो और बाइक की टक्कर हुई है, जिसमें एक की मौत हो गई और एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर शाजापुर की है, जहां पर लोडिंग वाहन से बस की टक्कर हो गई। श्योपुर में तेज रफ्तार ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक की मौत हो गई। और पन्ना में 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीधी में भी दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और छतरपुर में प्रेमी जोड़े को नेशनल हाईवे पर प्यार का परवान चढ़ाना महंगा पड़ गया। बाइक पर आपत्तिजनक हालत में बैठी युवती नजर आई। प्रेमी जोड़ा झांसी खजुराहो 4 लेन सड़क पर इश्कबाजी करते नजर आए। यातायात नियमों को ताक पर रखते हुए प्रेमी जोड़े ने सरेआम धज्जियां उड़ाई और कार में बैठे राहगीर ने इस हरकत को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये छतरपुर हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां इश्कबाजी खुलेआम करते इस हाईवे पर नजर आ रहे हैं युवक और युवती। बाइक चलाते हुए युवती को आगे बैठाकर बेहद तेज रफ्तार में हाईवे पर ये इश्कबाजी। हालांकि पीछे चल रहे वाहन ने इस मौके पर अपने मोबाइल में इस तस्वीर को कैद कर लिया और अब ये तस्वीर वायरल है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होना है। इस समिट में जहां एक और देश दुनिया की बड़ी कंपनियों के बड़े उद्योग और मध्य प्रदेश में आएंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश के पारंपरिक और लोकल उत्पादों को भी वैश्विक मंच मिलेगा। इसके लिए विशेष तौर पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक्सपो समिट स्थल पर लगाया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद कारीगरों किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एक्सपो माध्यम से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच मिलेगा। प्रदेश के उद्योगों, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को भी एक नई पहचान इससे मिलेगी। 24 और 25 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश औद्योगिकरण का एक नया इतिहास लिखेगा। मेरी अपनी ओर से इस व्यवस्थाओं के लिए सरकार के माध्यम से हमारे सारे प्रयास चल रहे हैं और उम्मीद करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री का दौरा ये अद्वितीय बनेगा। और दिल्ली एनसीआर में आज सुबह जोरदार भूकंप आया। ये भूकंप इतना तेज था कि बेड से लेकर खिड़की तक सब हिलने लगे। बहुत सालों के बाद दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह इतना तेज भूकंप महसूस किया गया। कई सेकंड तक भूकंप की वजह से धरती हिली। गहरी नींद में सोए लोग भी डरकर घरों से बाहर भागने लगे। अब तक इस भूकंप में किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सिक्किम में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इन जगहों के साथ साथ बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लेकिन दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह जिन लोगों ने भूकंप के मंजर को महसूस किया, वो बेहद डरा देने वाला था। दिल्ली एनसीआर में भूकंप का केंद्र
नई दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। ऐसे में अगर भूकंप की तीव्रता थोड़ी ज्यादा होती तो दिल्ली में बड़ी तबाही हो सकती थी। हम सुबह सोकर जब ये उठे ये बैठे थोड़े बहुत जोर से झटके आए दीवार में, सब डर गए हम कि क्या हुआ। एकदम से देखे हमने 2 बार वे झटके आए, 5:36 तो फिर बच्चे उठाए। हम सभी बच्चे जो भी थे वो सब सहमे हुए थे और भूकंप की वजह से पता लगा कोई भूकंप ही आया है। एक्चुअली अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था वेटिंग लॉन्च में, तो अचानक ही 4:37 पे बहुत एकदम लगा धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्च में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। लगा ऐसा सडनली ऐसा कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से या कोई ब्रिज को ऐसा लगा हो कि ब्रिज गिरा हो, एकदम बहुत सडनली बहुत आवाज हुई थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज को संगठित करने पर जोर दिया। संघ के एक कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा कि आरएसएस पूरे हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है, क्योंकि भारत की आत्मा विविधता है और हिंदू विविधता को स्वीकार कर आगे बढ़ता है। मोहन भागवत के हिंदू समाज को संगठित कर देने वाले बयान पर जहां सियासत भी तेज हो गई है, वहीं बीजेपी ने भागवत के बयान को सही बताया है। तो वहीं टीएमसी ने इसे ध्रुवीकरण वाला बयान कहा है। जो देश के तमाम राजनीतिक दल केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को छोड़कर जो रोहिंग्याओं को बचाने का काम कर रहे हैं, ये उनके लिए बयान है कि बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए कि हिंदू इकट्ठा होना क्यों नहीं चाहिए। जब देश का अल्पसंख्यक इकट्ठा हो सकता है, देश के दूसरे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो हिंदू इकट्ठे होने में दूसरे लोगों को क्या दिक्कत है। मैं मोहन भागवत जी के बयान का स्वागत करता हूं। के ऊपर मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट अभी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसके साथ हमारा आइडियोलॉजिकल बैटल है। भाजपा का साथ हमारा आइडियोलॉजिकल बैटल है और भाजपा का। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, जाइएगा।